साथियों, आज हम ठीक 8:30 बजे सुबह सुबह लाइव क्यों आ रहे हैं? इसका कारण यही है कि जो देश में जो हालात हैं उस हालातों को समझने के लिए, समझाने के लिए और इस जीवन रक्षक आंदोलन को सफल बनाने में के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ कम समय में ही अपनी बात रख देश के हर वर्ग को समझा सकें कि हमारे साथ आज क्या हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि देश के अंदर किसान विरोधी बिल इस तथाकथित शासक वर्ग की सरकारों ने लाया और ये बिल नवंबर माह तक क्यों लाया, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ये बिल इसलिए लाया ताकि ओबीसी किसान वर्ग है, जो किसानों में ज़्यादातर ओबीसी होता है, ज़्यादातर। और अभी 2021 के अंदर जो आज ये वर्तमान वर्ष चल रहा है, इसमें 2021 में ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी थी। पहले कोरोना का हवाला दिया गया और कोरोना काल के अंदर ऐसे ऐसे कानून पारित किए गए जिसमें देश की सबसे बड़ी आबादी 85% यानी 85% आबादी को गुलाम कैसे बना रखा जाए और इसके लिए कौन सी योजनाएं लागू की जाए जिससे ये हमारी उस योजनाओं के पक्ष और विपक्ष और विरोध में ही अपना समय बिताए। और वो जो वास्तविक कानून जो अभी जातिगत जनगणना हर 10वें वर्ष होती है वो होनी थी, जो 2021 में होनी है, लेकिन किसान वर्ग को किसान विरोधी बिल लाकर इतना उलझाया गया कि आने वाले समय में जातिगत जनगणना किसानों की यानी कि ओबीसी वर्ग की नहीं होगी। अगर ये नहीं होती है तो आप देख सकते हैं जो भी वर्तमान में मंदिर के नाम पर ओबीसी वर्ग के, मैं ये खास बात कहना चाहता हूँ, ओबीसी वर्ग के पास में बचा खुचा धन वो सरकार में है नहीं, सत्ता में है नहीं, प्रशासन में है नहीं, ना व्यापार में बड़े व्यापारों में है, ना उद्योगपति बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास में टाटा बिरला अंबानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हों, वो ऐसी जगह पर नहीं है। और छोटे बड़े व्यापारी हैं, उसमें भी जीएसटी लगाकर, नोटबंदी लगाकर, कोरोना काल को आपदा घोषित करके इन लोगों को बिल्कुल निराधार कर दिया था। लेकिन थोड़ा बहुत बचा खचा पैसा है वो भी मंदिर के नाम पर बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा है। ओबीसी को विशेष ये समझना होगा, वैसे SC/ST के लोगों के अंदर बड़े पैमाने पर जागरूकता आई है और वो ऐसी नकारा चीज़ों से काफ़ी हट गए। लेकिन ओबीसी समाज, विशेष करके हमारे राजस्थान और गुजरात के और ऐसे कई जगहों पर विशेष ओबीसी भी है, जो ओबीसी समाज अभी भी नहीं समझ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है। आप लोग अपनी जातिगत जनगणना नहीं करवाते हो। जातिगत जनगणना होती है तो आपका सत्ता में हिस्सेदारी होगी, प्रशासन में हिस्सेदारी होगी, जहाँ कानून लिखे जाते हैं वहाँ पर आपकी हिस्सेदारी होगी, जो कानून बनते हैं वहाँ पर भी आपकी हिस्सेदारी होगी। तो ऐसे जो कानून हैं, ये कृषि विरोधी बिल लाए गए, ऐसे कानूनों में आप अगर सत्ता में होते और वहाँ पर प्रशासन में होते, जहाँ कार्यपालिका जो ये लेखा जोखा लिखती हैं वहाँ पर भी होते, तो आप ऐसे कानून बनते हैं उससे पहले आप लोगों को आगाह कर सकते ताकि ऐसे कानून पारित ही नहीं होते। लेकिन आप लोग इतने अंदर घुस गए हैं अंधविश्वास में। आपकी श्रद्धा है, आप रख सकते हो मंदिर के अंदर, आपके घर पे भी तो मंदिर है ना। उस मंदिर में इतने करोड़ों रुपए देने की क्या जरूरत है? मेघवाल जी कुछ
एमएलए की ख्वाब देख रहे थे, उन्होंने 1,11,11,111 रुपये दिए। उससे भी बढ़ चढ़कर मैंने कल देखा जोधपुर के अंदर कहीं मीटिंग बैठक हुई जिसमें महंतों ने ओबीसी वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया और 40 करोड़ के आसपास पैसे लेकर वो मंदिर निर्माण में ये दे दिए। यानी कि हमारे लोगों का जो पैसा थोड़ा बहुत ही बचा है वो पैसा भी ऐसी जगह पर जा रहा है जहां आप अपने बच्चों का भविष्य निर्माण नहीं कर सकते। आपकी आस्था है, आप आपके घर के अंदर थोड़ा सा मंदिर बना दीजिए और मंदिर में वहाँ पर आप पूजा करिए। क्यों आप इतना पैसा वहाँ पर एकत्रित दे रहे हो? उन पैसों से आप देखिए, मंदिर के अंदर पुजारी का बेटा, मंदिर के अंदर जो बेटा पुजारी है उसका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और विदेश में पढ़ाई करने के बाद यहाँ भारत में आता है और इस कई ऐसी संस्थाओं में जाता है, जैसे मीडिया के अंदर भी जाता है और आप लोगों की ही खबर देश में कई अन्य लोगों तक नहीं पहुँचाता है। और आप लोग हैं कि आप इतने अंदर वक्त होकर इस प्रकार से कर गुजर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों का आपको गुलाम बना रहे हो। ये कृषि विरोधी कानून बिल, इससे आपकी फसलों को नुकसान, फसलों से आने वाली आमदनी का एक ही जरिया रहता गया। खास बात बताना चाहता हूँ कि हर क्षेत्र उन्होंने निजीकरण कर दिया है। एक किसानों के लिए ही एक निजीकरण नहीं था, जहाँ से आपकी थोड़ी बहुत आय थी, उत्पत्ति थी, जहाँ से आपको उस पैदावार से आप अपना जीवन रक्षा कर सकते, जीवन की रक्षा कर सकते थे, वो क्षेत्र भी आप निजीकरण के माध्यम से आपका छीना जा रहा है और 2021 की जनगणना नहीं होने दी जा रही है ताकि सत्ता और प्रशासन में आपकी भागीदारी नहीं हो और निजीकरण के माध्यम से आपके जो थोड़ा बहुत अन्न मिल रहा था इसका भी उन्होंने इंतजाम कर लिया है। आपको समझना होगा, मैं तो बस इतनी ही बात कहना चाहूँगा, ओबीसी को विशेष समझना होगा। ओबीसी समझे और समझकर ये इस बात एहसास करे कि आपका भविष्य सत्ता में है। और सत्ता में कब होगा आप ये समझोगे। क्या करते हैं कि ओबीसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जातियों में बढ़ गया है। अब वो किसी ओबीसी में कई जातियां हैं, वो तो ये जाति बड़ा है, वो जाति बड़ा है। जैसे हम लोगों ने SC ST ने 2 अप्रैल के अंदर SC ST तो एक हुए भाई, सभी नहीं हो सके, लेकिन आज मेरा मानना है वहाँ तक जो हमारा SC ST की 22% भागीदारी है, उस 22% में से आज हम 17 से 18% हम एक हो चुके हैं। ये हम इसलिए प्रमाण देते हैं कि हम देश भर में हमारा संगठन है, देश भर में हमारे लोग हैं, देश भर से हमारे लोगों के जो सामाजिक कार्य करने वाले लोगों से हमारी बातें होती रहती है, हमारा आना बना रहता है, तो हमें पता है कि हम एक हो चुके हैं। लेकिन ओबीसी आज भी केवल जातियों में जाट बड़ा है, कोई कहता है। और एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि ओबीसी हर धर्म में है। जैसे कि आप मान ले होता था कि हिंदू धर्म, तो उसमें भी ओबीसी है, मुस्लिम धर्म में भी ओबीसी है, ईसाइयों में भी ओबीसी हैं और सिखों में भी ओबीसी हैं और बुद्धिस्ट में तो कोई ओबीसी होता ही नहीं, सभी वहाँ एक समान है। तो हो सकता है कि वहाँ मान लिया जाए तो वहाँ पर भी ओबीसी हैं और हैं, रियलिटी है कि हर धर्मों में ओबीसी हैं। और ओबीसी वर्ग ही सबसे ज़्यादा आज खतरे में है और उनकी लड़ाई हमारी SC ST के लोग लड़ रहे हैं और आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आप लोगों और हम लोगों को मिलकर इस देश को बचाना होगा। दिल्ली में जनता जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उस किसान आंदोलन के अंदर हमारी SC ST की यानी कि आदिवासियों की और हमारी SC के लोगों की ज़्यादा भागीदारी है। मैं शाहजहाँपुर बॉर्डर था, वहाँ पर हमारे आदिवासी भाई हज़ारों की जत्था लेकर वहाँ महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से वहाँ पहुँचे, लेकिन राजस्थान से मैंने ओबीसी एक भी नहीं देखा। राजस्थान के विशेष ओबीसी उस साइड के ओबीसी है जो जाट अपने आप को, या गुजर जो वो लोग हैं जो अपने आप को ओबीसी मानते हैं, या वो उनको मतलब भाईचारा की भावनाएं हैं और ज़्यादातर सिखों ने इसमें सहयोग किया। मैं ये मानता हूँ कि इस आंदोलन को सफल बनाइए, जल्दी ही इस आंदोलन को सफल करते ही दूसरी लड़ाई हमारी ओबीसी की जातिगत जनगणना की है और तीसरी लड़ाई हमारी ये जो सभी की लड़ाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी लड़ाइयाँ में एक ही लड़ाई होगी, लास्ट अंतिम लड़ाई होगी हमारी कि इस देश के संविधान को बचाना, और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ईवीएम का सत्यानाश करना होगा, ईवीएम का भंडाफोड़ करना होगा, ईवीएम को हटाना होगा। ईवीएम हटेगा तभी हमारा ओबीसी भाई उस देश की सत्ता में, जैसे मान लो वहाँ नहीं पहुँच पाए हमारे चौधरी शरण सिंह जी, प्रधानमंत्री बन गए लेकिन उन्होंने कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन अब इस बार अगर आप लोग एक होते हो तो आप लोगों को वहाँ सत्ता में पहुँचाएंगे और वहाँ हमारी जो कानून बनाने वाली समितियाँ हैं उसमें आपकी भागीदारी होगी। तो ऐसे काले कानून नहीं ला सकेंगे। इसी बात को लेकर मैं आया था लाइव, और ज़्यादा समय नहीं बनूँगा, आजकल लोगों के पास MB कम रहती है, समय भी कम होता है। मैं इस बात को लेकर बहुत
तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करूंगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लोगों को ये बातें पहुंचाएं, ताकि लोग हमारे समझदार हो जाए। एक नारा है, इस नारे को बुलंद करें, जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान। मैं साथियों एक बात कहना चाहता था, आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। आईबी के माध्यम से, मेरा मानना है कि आईबी के माध्यम से ये बात पहुंच गई होगी सत्ता के अंदर, सत्ता में बैठे लोगों के पास में, कि उन लोगों ने सेना को, आप लोग मतलब ये किसान आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना को आदेश दिया था, लेकिन सेना में किसानों के बेटे होने की वजह से वहाँ पर विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को आप लोगों तक नहीं पहुँचाया गया, उस विद्रोह को आप लोगों तक नहीं पहुँचाया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे माँ बाप ही हैं, हमारी अन्नदाता जो बैठे हैं हमारे ही हैं, वो कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी ये कोई चाइनीज़ नहीं है, ना कोई हमारे दुश्मन है, वो हमारे ही हैं, हमारे माता पिता हैं, सारा कुछ हैं। इसलिए सेना ने वहाँ पर विद्रोह किया कि हम उनको वहाँ पर से नहीं हटाएंगे, नहीं उनके साथ उन पर लाठी करेंगे, नहीं उन पर गोलियाँ बरसाएंगे। और ये बात जैसे ही पहुँची सत्ता के, मान लेते हैं पहुँच गई सत्ता के पास, और सत्ता को पता चला कि ये किसानों के साथ में सेना भी पहुँच गई है, इसलिए आज पुलिस का ज़्यादा बल प्रयोग करना चाहती है। लेकिन पुलिस को भी हम लोगों ने देखा, वहाँ पर बॉर्डर पे देखा, बॉर्डर पे पुलिस को बार वार्ता हुई तो वो कहते हैं कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि इतना दुखी है हमारा देश, इतने दुखी हम हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ रहे हो। अब पुलिस भी हमारे साथ में आ गई है। तो जैसे पुलिस की भावनाएं हमारे साथ आई, वो हमारे साथ उस पुलिस की भावना आते उन लोगों ने एक गजट जारी कर दिया कि जो पुलिस लगे हुए हैं वही इस किसान आंदोलन में रहेंगे, नए किसान आंदोलन में पुलिस भी बाहर नहीं जाए, ताकि उन लोगों को भी हम कन्विंस कर पाएँ और सच्चाई बता सकें। इसलिए उन दूसरे लोगों को भी रोका गया। इस प्रकार से जो हमारे साथी जो भी पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, उनके बच्चों की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सेना की बच्चों की, हमारे सेना की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम इस देश को वापस एक बार खतरे से उठाना चाहते हैं, और इस खतरे से उठाने के लिए आपको इस देश के अंदर इस आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन को जल्दी ही सफल करना होगा। 26 तारीख तक का हवाला दिया गया है। 26 तारीख तक इस आंदोलन को सफल करते हुए हमें आगे निजीकरण की लड़ाई लड़नी होगी, ईवीएम की लड़ाई लड़नी होगी, बेरोजगारी की लड़ाई लड़नी होगी, हमारे हर एक मजदूर की लड़ाई लड़नी होगी। इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश को वापस आज़ाद करवाएंगे और संविधान को लागू करवाएंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान, जय भारत जय संविधान। थैंक यू सर।